हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। बेटा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है बिफोर वी स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। और वो अनाउंसमेंट ये है कि कल, बिल्कुल आपने ठीक सोचा सुना, कल 6 तारीख को, 6 जून को अन अकेडमी के ऊपर हम लोग एक कॉम्बैट सीरीज लेके आ रहे हैं। ये जो कॉम्बैट सीरीज है, इसके अंदर हम आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछते हैं, एमसीक्यूज पूछते हैं। और एमसीक्यूज में जिनके टॉप रैंक्स होते हैं, टॉप 200 रैंक होल्डर्स होते हैं, उनको अन अकेडमिक की तरफ से, हमारी तरफ से कुछ डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं सब्सक्रिप्शन में। ये जो पूरी की पूरी सीरीज है, इसका नाम है कॉम्बैट सीरीज। और इस कॉम्बैट सीरीज में जो डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप। ये सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए कॉम्बैट है। और ये कॉम्बैट 6 तारीख को होगा, 6 जून को दोपहर 6 जून को दोपहर 12 बजे ये स्टार्ट होगा। इसके अंदर जो टैक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो टैक्सेशन के क्वेश्चंस मैंने डिजाइन करे हैं। होपफुली आपको वो क्वेश्चंस बहुत पसंद आएंगे, उनको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। आपने मेरे से पढ़ा हुआ है, सारे टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं, और उन टॉपिक्स में से बहुत बढ़िया मास्टर क्वेश्चंस मैंने आपको इसके अंदर दिए हुए हैं। ये जो टेस्ट है, इसको अटेंड करने के लिए मेरा कोड याद रखिएगा। मेरा कोड है सीए जोहर, और आप सीए जोहर इस कोड को यूज करके आप डेफिनेटली इनरोल कर सकते हैं फॉर दिस कॉम्बैट सीरीज। कॉम्बैट की ये सीरीज 6 तारीख को, दैट इज कल दोपहर 12 बजे है। इसके अंदर जो टॉप 3 रैंक होल्डर्स होंगे, उनको टॉप 3 रैंक होल्डर्स को 100% फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा प्लस का। इसके साथ साथ में जो 4 से लेकर 10 नंबर के रैंक होल्डर्स हैं, उनको 75% का स्कॉलरशिप दिया जाता है। 11 से लेकर 50 नंबर के जो रैंक होल्डर्स हैं, उनको 50% का स्कॉलरशिप दिया जाता है। और जिनका रैंक 51 से 200 के बीच में है, उनको 25% का स्कॉलरशिप दिया जाता है अन अकेडमी की तरफ से। तो बिल्कुल भी इसे मिस मत कीजिएगा, इसे जरूर जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। कल दोपहर शाम 6 बजे, कल दोपहर शाम 12 बजे हमारा ये सेशन है। और आज का टॉपिक मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं। एंड हियर इज अ टॉपिक दैट वी हैव टू डू टुडे। कंडीशंस फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेक्शन नंबर 16, सब सेक्शन नंबर 2, conditions for claiming इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी लेने के लिए कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस हैं जिनको आपने ध्यान रखना है अगर आपने आईटीसी क्लेम करना है तो? मेरे बेटा, बी वेरी वेरी केयरफुल। देर आर 4 कंडीशंस, 4 कंडीशंस हैं। एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड, इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड only when all four conditions are satisfied. Only when all 4 conditions are satisfied. चार कंडीशंस हैं, आप चारों कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिल पाएगा। अब ये 4 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? कंडीशन नंबर 1, बहुत ध्यान से करना। कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है? कंडीशन नंबर 1 पे रूल नंबर लिख देना, रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 1। हालांकि सब रूल नंबर याद ना हो तो कोई बात नहीं, परेशान मत होना। आईटीसी इज अलाउड only when a registered person is in the possession of, उसके पास होना चाहिए, कब्जे में होना चाहिए, पोजेशन में होना चाहिए। क्या? is in the possession of any of the following। any का मतलब क्या हुआ? any का मतलब हुआ कि इसमें से कोई भी एक चीज उसके पास होना जरूरी है। क्या क्या होना जरूरी है भाई साहब? टैक्स इनवॉइस होना जरूरी है उसके पास,
कोई बात नहीं। टैक्स इनवॉइस नहीं है, कोई बात नहीं। डेबिट नोट होना चाहिए उसके पास। डेबिट नोट नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनवॉइस हो या क्रेडिट नोट हो ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, ऐसे डेबिट नोट के साथ में क्रेडिट नोट भी लिख देना, तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट उसके पास होने चाहिए। पॉइंट नंबर डी, उसके पास बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए। बिल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ इंपोर्ट, इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने जरूरी हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं तो डेफिनेटली वो आईटीसी का बेनिफिट ले सकता है, अदरवाइज वो आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। इसके साथ साथ में लिखिएगा फर्दर इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड। Further, input tax credit will be allowed only when these documents contain at least कम से कम फॉलोइंग डिटेल्स। उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कम से कम ये वाली डिटेल्स हो। कौन कौन सी डिटेल्स मांग रहे हैं आपसे? डिटेल्स मांग रहे हैं ऑफ जीएसटी चार्ज्ड both in terms of rate and amount. Point number 2, डिस्क्रिप्शन हो किसका? डिस्क्रिप्शन हो गुड्स का, डिस्क्रिप्शन हो सर्विसेज का। साथ साथ में टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई होना चाहिए। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई होना बहुत बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, जीएसटी IN ऑफ सप्लायर एंड रिसीवर, दोनों का होना जरूरी है। सप्लायर का भी हो, रिसीवर का भी हो। सप्लायर का भी हो, रिसीवर का भी हो। एंड पॉइंट नंबर 5, प्लेस ऑफ सप्लाई होना जरूरी है, ताकि प्लेस ऑफ सप्लाई इफ it is a case of interstate, if it is a case of interstate supply, तो ये चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आईटीसी का बेनिफिट कभी नहीं मिल पाएगा। मेरे बेटा, मैं यहां पे आपके सामने आ चुका हूं आपको सारी बात समझाने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन अब कंडीशंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिए सेक्शन 16 आज की इस पूरी क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट करना है। सेक्शन 16 का पहला सेक्शन क्या बता रहा था? एलिजिबिलिटी बता रहा था कि कौन एलिजिबल होगा। रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल है, बिजनेस के लिए इनवर्ट सप्लाई यूज हो रहा है तो एलिजिबिलिटी है, क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट हो रहा है तो एलिजिबिलिटी है, एंड सो ऑन। हालांकि क्रेडिट लेजर के बारे में बहुत सारी बातें आपको करवाऊंगा अगले चैप्टर के अंदर, पेमेंट, तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिएगा। लेकिन अब हम लोग कर रहे हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, जो कि कंडीशंस के बारे में बात करता है। कौन सी कंडीशंस? कंडीशंस फॉर क्लेमिंग ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपको आईटीसी लेना है, उसकी आपको कंडीशंस पूरी करनी है। क्या कंडीशंस है? 4 कंडीशंस हैं। चारों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। 4 कंडीशन में से पहली कंडीशन क्या है? 4 कंडीशन में से पहली कंडीशन है जो कि रूल नंबर 36 में गिवन है कि जनाब आपके पास इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। कोई एक डॉक्यूमेंट। अब वो एक डॉक्यूमेंट क्या है?
एक डॉक्यूमेंट ये है कि जनाब आपके पास टैक्स इनवॉइस हो, आपके पास टैक्स इनवॉइस हो। दूसरा, आपके पास डेबिट नोट हो। एक काम करना, आप क्रेडिट नोट वर्ड काट देना, क्योंकि क्रेडिट नोट वर्ड से गड़बड़ हो जाएगी, डेबिट नोट होना चाहिए। अच्छा याद रखना, ये डेबिट नोट कौन इशू करेगा? ये डेबिट नोट इशू कौन करेगा? डेबिट नोट इशू करेगा सप्लायर। तो सप्लायर अगर डेबिट कर रहा है तो सप्लायर का मतलब यह है कि सप्लायर को आपसे पैसा लेना है, आपने पैसा देना है। आप पैसा क्यों दोगे? क्योंकि आपने कोई गुड्स या सर्विसेज ली होंगी, तो आप गुड्स या सर्विसेज लोगे तब आपको डेबिट नोट मिलेगा। दैट मीन्स आपने पैसा देना है। जब आपने पैसा देना है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है जीएसटी भी देना होगा, और जो जीएसटी देना होगा वो आपका इनवर्ड जीएसटी होगा, जिसकी वजह से आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट आपके पास टैक्स इनवॉइस हो जो आपकी लायबिलिटी प्रूव कर रहा हो। दूसरा, डेबिट नोट आपके पास हो, अगेन जो आपकी लायबिलिटी प्रूव कर रहा हो। और तीसरा, आपके पास इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से इनवॉइस हो या क्रेडिट नोट हो। यहां पे क्रेडिट नोट ठीक लिखा हुआ है, डेबिट नोट नहीं आएगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कंसेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, फाइनल में जाके करेंगे, तो अगर आप इसे छोड़ भी दोगे तो नुकसान नहीं होगा आपका। और साथ साथ में अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किए हैं तो गुड्स के इंपोर्ट के केस में आपके पास बिल ऑफ एंट्री हो, जो अगेन आपकी लायबिलिटी प्रूव कर रहा हो। तो अगर इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप आईटीसी क्लेम करने के लिए पहली कंडीशन को पूरा करते हैं। एंड दूसरी बात, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक बातें लिखी होनी जरूरी हैं। क्या बातें लिखी होनी जरूरी है? लिखा होना चाहिए कि साहब कितना जीएसटी का अमाउंट था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, गुड्स और सर्विसेज कौन से थे उनका डिस्क्रिप्शन, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना सप्लाई था उसकी कीमत कितनी है, जो सप्लायर है उसका जीएसटी नंबर क्या है, जो रिसीवर है उसका जीएसटी नंबर क्या है, और साथ साथ में अगर हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई की बात कर रहे हैं तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। ये सारी बातें होनी चाहिए, या कम से कम इतनी बातें जरूर होनी चाहिए, तब आप आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। याद रखिएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई की रेलेवेंस ये होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई की रेलेवेंस ये होगी कि जो हमारा जीएसटी नेटवर्क है उसको ये पता चल पाएगा कि जीएसटी का पैसा कौन सी सरकार को देना है। और आपको यहां पे बता देता हूं, पहले भी मैंने बताया है, आईजीएसटी का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा फिर आगे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एलोकेट करती है। लेकिन एक बार को सारा का सारा पैसा जाएगा किसके पास? एक बार को सारा का सारा पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर हम आईजीएसटी की बात करें तो सीजीएसटी एसजीएसटी है फिर तो कोई इशू है नहीं, एसजीएसटी का पैसा स्टेट के पास चला गया और सीजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया। तो ये आपके पास आ गई हमारे पास कंडीशन नंबर 1। अब हम लोग जाएंगे कंडीशन नंबर 2 की तरफ। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से लिखेंगे। कंडीशन नंबर 2 हमें क्या बता रहा है? कंडीशन नंबर 2, आईटीसी क्लेम करना है, दूसरी कंडीशन क्या होगी? व्हाट वुड बी द कंडीशन नंबर 2? द रजिस्टर्ड पर्सन must have received goods, must have received services। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उस रजिस्टर्ड पर्सन ने गुड्स रिसीव करे होंगे, सर्विसेज रिसीव करी होंगी। लेकिन ध्यान रखना, इसका एक्सेप्शन केस है, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन केस है। However, in case of bill to ship to, in case of bill to ship to transactions, ITC will be allowed. ITC will be allowed even if
person has not received goods, has not received services। तो चाहे उस व्यक्ति ने सर्विसेज नहीं ली है, चाहे उस व्यक्ति को गुड्स नहीं मिले हैं, लेकिन जहां पे भी बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शंस है वहां पे आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक, आइए मेरे बच्चे इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल के साथ बात जल्दी समझ आएगी, ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। एग्जाम्पल लिखेंगे, बी वेरी वेरी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था, फिर से मैं वही सेम एग्जाम्पल दे रहा हूं। डी ऑफ दिल्ली है, जे ऑफ के कर देता हूं मैं, के ऑफ कश्मीर है, के ऑफ कश्मीर, डी ऑफ दिल्ली, डी ऑफ दिल्ली एंड ए ऑफ आगरा। याद आ गया? यही एग्जाम्पल मैं आपको पहले दे चुका हूं, सेम एग्जाम्पल आप दोबारा दे रहा हूं। डी ऑफ दिल्ली ने क्या किया, डी ऑफ दिल्ली ने के ऑफ कश्मीर को ऑर्डर दिया। किस चीज का ऑर्डर है भाई? इसको ऑर्डर दे रहा है फॉर एप्पल्स, ऑर्डर फॉर एप्पल्स। के ऑफ कश्मीर ने डी ऑफ दिल्ली के पास ट्रक भिजवा दिया। मैं थोड़ा और बेटर तरीके से लिख देता हूं, थोड़ा और साफ सुथरे तरीके से लिख देता हूं, चीजें थोड़ी सी और अच्छे से दिखाई देंगी। एग्जाम्पल है, के ऑफ कश्मीर है, डी ऑफ दिल्ली है, ए ऑफ आगरा है। तीन लोग आगे। के ऑफ कश्मीर का काम है कि ये एप्पल्स बेचता है, डी ऑफ दिल्ली एप्पल्स खरीद रहा है और ए ऑफ आगरा भी एप्पल्स खरीद रहा है। कैसे? ध्यान से कीजिएगा। डी ऑफ दिल्ली ने ऑर्डर भेजा के ऑफ कश्मीर को, ऑर्डर्स एप्पल्स ऑन, डेट डाल देते हैं, कोई भी डेट डाल देता हूं मैं, ऑर्डर्स एप्पल्स ऑन 20th ऑफ सितंबर, 20 सितंबर को ऑर्डर दिया कि भाई एप्पल्स भिजवा दे। के ऑफ कश्मीर ने कहा ठीक है भाई एप्पल भिजवा रहा हूं, तो इसने यहां पे ट्रक भिजवा दिया। सेंड्स गुड्स ऑन 25 सितंबर। ठीक है जी, माल बिक गया। अब अभी माल रास्ते में ही है, आगरा वाले ने दिल्ली वाले को ऑर्डर दिया, इसको ऑर्डर दिया। ऑर्डर किस चीज का? ऑर्डर फॉर एप्पल्स। कौन सी तारीख को दिया? मान लेते हैं 30 सितंबर को दिया। अब दिल्ली वाला क्या करता है, दिल्ली वाला इस ट्रक को बोल देता है कि साहब मेरे पास मत आओ और आगरा में अपने ट्रक को लेकर चले जाओ। तो ये क्या करता है, पार्ट बी ऑफ ई वे बिल को अपडेट करता है और ट्रांसशिपमेंट का केस अप्लाई करता है। ट्रांसशिपमेंट का केस अप्लाई करके पार्ट बी अपडेट करके एप्पल्स यहां पे डिलीवर करवा देता है। ठीक है जी। अब आप सोचो इस पूरे एग्जाम्पल में पार्ट बी ऑफ ईडब्ल्यूबी ट्रांसशिपमेंट करवा देता है ऑन 5 अक्टूबर, तो 5 अक्टूबर हो गया। अब आप बताइए मेरे को, ध्यान से इस पूरे एग्जाम्पल को देखिए, बताइए, सोचिए। मैं चाहूंगा आप लोग खुद इस बात को एनालाइज करें। आपने मेरे को बताना है, मेरे को व्हाट्सएप करना, कॉल करना, ईमेल करना, बताना मेरे को, क्या इस सिचुएशन में मिस्टर डी ने एप्पल्स रिसीव करे या नहीं करे? सोचो सोचो सोचो, क्या मिस्टर डी ने एप्पल्स रिसीव करे या नहीं करे? आपका आंसर होना चाहिए कि उसने एप्पल्स रिसीव नहीं करे। अगर एप्पल्स रिसीव नहीं कर रहा तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन फेल होगी, डिफॉल्ट हो गई। सेकंड कंडीशन क्या थी? सेकंड कंडीशन में तो लिखा हुआ है आईटीसी लेना है तो गुड्स रिसीव करो।
आईटीसी लेना है तो सर्विसेज रिसीव करो, लेकिन डी ऑफ दिल्ली ने एप्पल्स रिसीव नहीं करे। मैं 1 मिनट के लिए मान रहा हूं एप्पल इज अ टैक्सेबल प्रोडक्ट, क्योंकि समझानी ही है बात को। तो डी ने गुड्स रिसीव नहीं करे, तो क्या डी अब आईटीसी क्लेम कर पाएगा या आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा? ये बना हमारा एक्सेप्शनल केस, जहां पे सरकार ने कहा कि बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शंस में आईटीसी हम लोग अलाउ करेंगे। बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शंस में हम लोग आईटीसी अलाउ करेंगे। क्यों करेंगे आईटीसी अलाउ? जरा ध्यान से देखिएगा। डी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात को सोचना, डी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात को सोचना। डी के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटपुट टैक्स होगा, आउटपुट टैक्स होगा कौन सा? वो होगा विच इज चार्ज्ड फ्रॉम ए ऑफ आगरा। क्या डी का इनपुट टैक्स होगा? आंसर इज यस, इसका इनपुट टैक्स होगा कौन सा? विच इज पेड टू मिस्टर के ऑफ कश्मीर। गवर्नमेंट कहती है तुम्हारे आउटपुट में से तुम्हारे इनपुट को लेस करना अलाउ कर देंगे, हम तुम्हें आईटीसी दे देंगे। आईटीसी अलाउड, आईटीसी अलाउड टू डी, आईटीसी इज अलाउड टू डी even when D has not received any goods। तो मेरे बच्चे ये आ गया हमारा पहला और मेन एक्सेप्शनल केस। ये तो था बिल टू शिप टू गुड्स के केस में। इसी प्रकार से बिल टू शिप टू सर्विसेज के केस में भी हो सकता है। एग्जैक्टली सेम एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल ऐसा ही एग्जांपल दूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ आया है और मैं उम्मीद करूंगा आपने इसे कॉपी भी किया होगा। अगर आपने अभी तक इसे कॉपी नहीं किया तो मैं यहां से हट चुका हूं, फुल स्क्रीन पे ये एग्जांपल आपके सामने है। डेट्स को जरा अच्छे से लिखिएगा, इसको पॉज कर दीजिए, कॉपी कर लीजिए और कोई डाउट अगर हो तो मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा। इसी प्रकार से यहां पे भी पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, कोई डाउट हो तो मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। इसी प्रकार से एक एग्जांपल सर्विसेज का भी मैं आपको दूंगा। ध्यान से देखिएगा एग्जांपल का, सर्विसेज का एग्जांपल। यहां पे मान लीजिए दिल्ली स्टेट है। दिल्ली स्टेट के अंदर एक व्यक्ति है मिस्टर ए। ये जो मिस्टर ए है ये कांटेक्ट करता है मिस्टर सी को, चलो मिस्टर बी कर देता हूं। ये कांटेक्ट करता है मिस्टर बी को और इसे कहता है कि साहब मेरे एसी की सर्विस कर दे। रिक्वेस्ट सर्विस ऑफ एयर कंडीशन एसी। बी कहता है साहब मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बी कहता है, ए को मना नहीं करता, ए को कहता ठीक है मैं तुम्हें सर्विस दूंगा, तुम्हारे एसी को की सर्विस कर दूंगा, मेरा लड़का आएगा वो आके कर देगा। अब मिस्टर बी का लड़का तो है ही नहीं कोई, ये मिस्टर बी क्या करता है, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, मैं यहां पर लिख दूं सप्लायर, ये एक सप्लायर है, ये रिसीवर है। ये जो सप्लायर है ये आगे अपने किसी दोस्त को बोलता है, मिस्टर सी को बोलता है, यार देख ऐसा है मेरे पास ना काम है, बहुत ज्यादा टाइम है नहीं और ए मेरी जान खा रहा है, इसकी एसी की सर्विस करनी है, भाई तू जाके सर्विस कर देना, तू इसको जाके सर्विस दे दे। तो सर्विस गिवन, सर्विस दिया, किसने दिया? सी ने दिया ए को सर्विस। किस चीज का सर्विस दिया? सर्विस गिवन फॉर एयर कंडीशन, एयर कंडीशन की सर्विसेज दे दी। अब ए को सर्विसेज चाहिए थी, ए को सर्विस मिल गई। ए सोच रहा है कि सर्विस बी दे रहा है, जबकि सर्विस बी नहीं दे रहा, सर्विसेज कौन दे रहा है? सी दे रहा है। और आपको बता देता हूं ऐसे ये सिर्फ एक इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। और ये इन लोगों के बीच में, बी और सी की बात कर रहा हूं, इन लोगों के बीच में इतनी जबरदस्त प्यारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि जहां पे सी आएगा काम करने के लिए, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूं। सी यही बोलेगा कि मेरे को बी ने भेजा है काम करने के लिए,
और फिर जब फाइनली बिलिंग की बारी आएगी, तो क्या होगा, ए पेमेंट करेगा सी को, ए पैसा पेमेंट करेगा सी को, और सी भी आगे फर्दर कुछ पेमेंट करेगा बी को। ठीक है जी। अब आपने बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात को सीखना है। इनफैक्ट अगर आप इसको ऐसे भी ना लिखें तो और ज्यादा अच्छे से आपको ये बात समझ आ जाएगी। इनफैक्ट होगा ये कि जो ए है ये पेमेंट किसको करेगा, ये पेमेंट करेगा बी को, तो he will make payment to B, and then B will make further pay to C। तो ये पेमेंट यहां से यहां पे हो जाएगी। अब अगर हम लोग B के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो B का आउटपुट GST होगा। क्या होगा आउटपुट GST? जो कि उसने चार्ज किया, which is charged from A, और इसका इनपुट GST होगा। क्या होगा इनपुट GST? which is paid to C, और दोनों का डिफरेंशियल अमाउंट विल बी हिज GST लायबिलिटी। दोनों का आप डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी GST लायबिलिटी, जो भी होगा। तो ये हमारे पास कंसेप्ट आया बिल टू शिप टू का ट्रांजैक्शन, और बिल टू शिप टू के ट्रांजैक्शन के अंदर डेफिनेटली आईटीसी का बेनिफिट दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा मेरे बेटा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, चाहे सर्विसेज का हो तो भी और चाहे गुड्स का हो तो भी, दोनों सिचुएशन में आईटीसी का बेनिफिट पास ऑन किया जाता है। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आ गया है। चलो अब आप यहां पे नोट बना के लिखना, बहुत जरूरी नोट है। नोट नंबर 1, एडवांस पेड। पहला पॉइंट है एडवांस पेड का। बी वेरी वेरी केयरफुल। इफ सप्लायर has received, if the supplier has received advance, then supplier will have to issue receipt voucher, and will have to pay GST to government on that basis. This is not a tax invoice. Thus, this is not the tax invoice. Thus, the recipient cannot take ITC। recipient से हमारा मतलब क्या है, लिख देना। recipient से हमारा मतलब है पर्सन पेइंग एडवांस, उस वही तो पे करेगा एडवांस। द पर्सन पेइंग एडवांस इज द रेसिपिएंट कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन 2 ग्राउंड्स। दो वजह से वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। कौन कौन सी 2 वजह हैं? पहला,
recipient has not received goods और सर्विसेज, एक तो उसे गुड्स और सर्विसेज मिले नहीं, और दूसरा recipient is not in possession of tax invoice. तो मेरे बेटा इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो कंसेप्ट होगा, ये कंसेप्ट में आप कभी भी नेवर एवर आप कभी भी एडवांस के केस में नहीं ले पाएंगे अपना आईटीसी का बेनिफिट। एडवांस पेड का कंसेप्ट आप लोगों ने अच्छे से यहां पे लिखा। इफ द सप्लायर हैज रिसीव्ड एडवांस देन द सप्लायर विल हैव टू इशू द रिसिप्ट वाउचर and will have to pay GST to the government on that basis. This is not the tax invoice. Thus, the recipient, that is the person paying the advance, cannot claim ITC on the two grounds. First, he has not received any goods or services, and second, the recipient is not in the possession of any tax invoice. तो बिल्कुल ठीक है, एडवांस का कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। एक और अगर आप कंसेप्ट यहाँ पे लिखना चाहें लिख लेना, एक और कंसेप्ट लिख लेना। चलो वो कंसेप्ट हम लोग बाद में करेंगे। और अभी तक हम लोगों ने कितने कंडीशंस लिखी हैं? अभी तक हमने 2 कंडीशन लिखे हैं। देखो 2 कंडीशन कौन सी हैं? पहली कंडीशन है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन हम लोगों ने लिखा कि रजिस्टर्ड पर्सन के पास गुड्स और सर्विसेज होने चाहिए। और गुड्स और सर्विसेज के केस में मैंने आपको साथ में बिल टू शिप टू वाला कंसेप्ट करवा दिया एग्जाम्पल के साथ, और फिर मैंने आपको यहाँ पे एडवांस पेड वाला कंसेप्ट आपको करवा दिया। यहाँ पे चलो एक पॉइंट मैं और आपको चाहता हूं कि आप लिख लें, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 2 नोट्स का पॉइंट नंबर 2 है, आप नोट्स का पॉइंट नंबर 2 बना के लिखिएगा। इन केस ऑफ byproducts, normal wastage, normal loss. In case of byproducts, normal wastage, normal loss. In case of byproducts, normal wastage, normal loss, comma, input tax credit will be allowed for full value. पॉइंट नंबर ठीक है, मतलब अगर आप इसका छोटा सा एग्जांपल अगर आप इसमें लिखना चाहो लिख लेना। एक पॉइंट और लिख लेना। Similarly, in case of normal pilferage, spillage, handling loss, full ITC, full input tax credit will be available. पूरे का पूरा लॉस अवेलेबल, जो ITC है वो अवेलेबल होगा। आप अगर इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। Mr. A purchased 1 lakh quantity of goods and paid GST on full. तो उसने GST पे किया फुल पे। While doing loading, unloading, or unloading,
there is some spillage, there is some pilferage, and actual quantity received by him in his place of business is 99,990. 10 क्वांटिटी कम हो गई. In such case, ITC will be allowed on full. ITC will be allowed for GST. Will be allowed for GST paid on full quantity of 1 lakh units. मेरे बेटा, आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझाई थी. लास्ट क्लास कह लो या लास्ट चैप्टर कह लो, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पे कुछ केमिकल्स हैं इवेपोरेट कर जाते हैं. ये वही वाला एग्जाम्पल है. एक और एग्जाम्पल सुनो. कोल को जब हम लोग लोड करते हैं ट्रक के ऊपर तो वो हल्का हल्का भुड़ जाता है, उसका पाउडर बन जाता है हल्का हल्का सा. और फिर आपने ट्रक के ऊपर लोड किया, फिर ट्रक से अनलोड किया, तो इस लोडिंग अनलोडिंग के प्रोसेस में कुछ ना कुछ उसका पिल्फरेज हो जाता है. पिल्फरेज, स्पिलेज, इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा कुछ नॉर्मल लॉस सा हो जाता है. पिल्फरेज का मतलब होता है अ थेफ्ट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. स्पिलेज का मतलब होता है लॉस इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. तो ये जो पिल्फरेज है, ये जो थेफ्ट है स्मॉल क्वांटिटी का, या फिर ऐसा कहीं पे कुछ नॉर्मल लॉस है, तो आप उसको कंसिडर नहीं करोगे व्हाइल कैलकुलेटिंग योर आईटीसी. तो जैसे मैंने अभी आपको यहां पे एग्जांपल दिया कि साहब आपने 1 लाख क्वांटिटी परचेज करी, लेकिन जब उसकी लोडिंग अनलोडिंग हुई और उसके बाद जब वो आपके प्लेस ऑफ बिजनेस में पहुंचा, आपके फैक्ट्री प्रीमिसेस में पहुंचा, तो 1 लाख की जगह था 99,990 क्वांटिटी. 10 क्वांटिटी कम हो गई, मे बी इवेपोरेट हो गई, मे बी छोटा सा पिल्फरेज हो गया. ट्रक की कई बार ओवरलोडिंग कर देते हैं तो कुछ थोड़ा थोड़ा करके सड़क के ऊपर गिर जाता है, कोई खड्डा आया उसकी वजह से थोड़ा सा सामान गिर गया. तो ये जो नॉर्मल लॉसेस हैं इनको कंसिडर नहीं करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग आईटीसी. एंड आईटीसी विल बी allowed on the full quantity. In our example, ITC will be allowed on full 1 lakh क्वांटिटी. तो मैंने आपको 2 कंसेप्ट करवाए, बड़े जबरदस्त कंसेप्ट मैंने आपको करवाए. एक मैंने आपको करवाया बिल्ड टू शिप टू का कंसेप्ट. एक उसके बाद मैंने आपको करवाया कंसेप्ट कौन सा, एडवांस का. एडवांस अगर आपने लिया तो आपको आईटीसी नहीं मिल पाएगा. एडवांस अगर आपने दिया, उसके पीछे कारण कि आप एडवांस दे रहे हैं, गुड्स तो आपको मिल नहीं रहे. इसी प्रकार से आप एडवांस दे रहे हैं, आपको टैक्स क्रेडिट या टैक्स इनवॉइस तो मिल नहीं रहा. तो फिर इन 2 कारणों की वजह से आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे. जो एडवांस दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं. और साथ साथ में अगर कोई पिल्फरेज है, स्मॉल थेफ्ट है, नॉर्मल लॉसेस हैं, तो आपको आईटीसी पूरे का पूरा मिलेगा, इवन इफ यू आर नॉट इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स एट पोजीशन ऑफ द सर्विसेज. तो ये चीजें मैंने आपको लिखवाई. अब हम लोग जाएंगे आर कंडीशन नंबर 3. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कंडीशन नंबर 3. मैंने आपको बताया था कि 4 कंडीशंस हैं. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कंडीशन नंबर 3. देखिए ध्यान से, कंडीशन नंबर 3 हमें क्या बता रहा है. कंडीशन नंबर 3 कहता है that the GST must be paid to the GSTN. That means it must be paid to the government. ठीक है जी. The GST must be paid to the government. That is GSTN to the government. ये बात आप लोगों ने लिखी.
अब ये कैसे पे करना है? सच अमाउंट ऑफ जीएसटी, such amount of GST can be paid, such amount of GST can be paid in any of two methods, in any of two methods. Point number A, payment by cash. अब आपको मैं ये नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कि कैश का मतलब क्या है और पेमेंट कैसे होगी. एंड सेकेंड इज by utilization of input tax credit ITC. जो आपके पास ये दो तरीके हैं. ठीक है जी, तो आपके पास ये दो तरीके हैं. एंड देन लास्ट कंडीशन आपके पास आ रही है, लास्ट कंडीशन आपके पास आ रही है, और वो लास्ट कंडीशन है दैट द रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट फाइल, द रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट फाइल his GSTR on or before the due date. Must file GSTR on or before the due date, and must file and it must contain details of all of his input supplies या inward supplies, details of his inward supplies. तो ये आपके पास आ गई कंडीशंस. आप ये सारी की सारी कंडीशंस को ध्यान से देखिए. अगर आप ये सारी की सारी कंडीशंस को अच्छे से कर रहे हैं, आपको परेशानी बिल्कुल नहीं आने वाली है और आपका सारा का सारा चीज बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से आगे चल रहा है. कंडीशंस याद कर लीजिए. कंडीशंस कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन थी कि उसने इनवॉइस वगैरह इशू करना है. दूसरी कंडीशन थी कि गुड्स होने चाहिए. तीसरी कंडीशन है कि जीएसटी की पेमेंट होनी चाहिए. और चौथी कंडीशन है कि रिटर्न सबमिशन जरूरी है. अच्छा, एक काम कीजिएगा, जब हम लोग यहाँ पे इनवॉइस के बारे में बात कर रहे थे कंडीशन नंबर 1 में, ये जो कंडीशन नंबर 1 हमने लिखा था इनवॉइस के बारे में कि टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, वो सारी बातें, तो वहां पे ना एक नोट बना के लिख देना, कहा जहां पे भी आपके पास जगह हो वहां पे एक नोट बना के लिख दो ताकि परेशानी ना हो कल को. नोट बना के लिख देना, इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म द रिसीवर shall issue the tax invoice. तो टैक्स इनवॉइस होना चाहिए और रिसीवर खुद टैक्स इनवॉइस इशू करेगा. ठीक है जी, जो रिसीवर है वो खुद टैक्स इनवॉइस इशू करेगा और अपने पास संभाल के रखेगा, जिसके बेसिस के ऊपर वो आईटीसी क्लेम कर सकता है. तो छोटी से छोटी बात भी आप लिखते चलो, कहीं पे भी कुछ छूटे ना, कहीं पे भी कुछ परेशानी ना हो. तो 4 कंडीशंस हैं, चारों कंडीशंस आप लोगों ने यहां पे लिखी हैं. डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशंस किए हैं. ऑब्वियसली अब एग्जाम्पल की बारी है, तो एग्जाम्पल तो करना ही करना है. बिना एग्जाम्पल के बात तो आगे हमारी बढ़ ही नहीं सकती है. तो मैं अब आपको यहां पे एग्जाम्पल करवा रहा हूं. ध्यान से कीजिएगा मेरे बेटा, एग्जाम्पल मेरी तरफ से हो. Be careful. Mr. J is a registered person. Mr. J is a registered person and has furnished, is a registered person in Delhi. चलो पूरा लिख देना, registered person in Delhi, and submits you
फॉलोइंग डाटा, आपको ये डाटा दे रहा है। क्या है डाटा? मिस्टर जे ने सर्विसेज दी हैं, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड 5 लाख रुपए। पॉइंट बी, इंटरनेट सर्विसेज रिसीव्ड, इंटरनेट सर्विसेज रिसीव करी हैं 5,000 रुपए। सर्विस ऑफ एयर कंडीशन, सर्विस ऑफ एयर कंडीशन यूज इन ऑफिस, सर्विस ऑफ एयर कंडीशन विच इज यूज इन ऑफिस, ऑफिस में आप अपना एसी यूज कर रहे हैं, 6,000 रुपए। 6,000 रुपए। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर डी, इंटरनेट यूज्ड एट होम, इंटरनेट यूज एट होम 5,500 रुपए। अच्छा, ये जो आपने लिखा था ना, सर्विसेज ऑफ एयर कंडीशन यूज इन ऑफिस, इसके आगे लिख देना लॉस्ट द इनवॉइस, ये लिख देना कि इसका इनवॉइस गुम गया, लॉस्ट द इनवॉइस। इंटरनेट विच इज यूज एट होम 5,500 रुपए। तो 4 पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए, और इसके आगे लिखेगा अज्यूम दैट जीएसटी रेट इज 18% इन केस ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, सभी ट्रांजैक्शंस में जीएसटी का रेट 18% का है, ये आप अज्यूम कर रहे हैं। कैलकुलेट जीएसटी लायबिलिटी। आपने जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ मिस्टर ए की जीएसटी लायबिलिटी आप कैलकुलेट करेंगे। जल्दी से करते चलो भाई, जल्दी से करते चलो, जल्दी से करते चलो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको कई बार समझा दिया, हेडिंग के बिना काम कभी नहीं करेंगे आप। सो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए की जीएसटी लायबिलिटी। पहले आप लिखेंगे सीजीएसटी, फिर आप लिखेंगे एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी करते चलिए। सर्विसेज प्रोवाइडेड 5 लाख, तो आउटवर्ड सप्लाई हमें दिया हुआ है 5 लाख। तो 5 लाख का 9% ईच है, 9% ईच है, लिख देता हूं मैं यहां पे 9% ईच। 9 5 45, तो 45,000 रुपए का सीजीएसटी, 45,000 रुपए का एसजीएसटी। अब आपने यहां पे इनवर्ड सप्लाई सारे के सारे लिखने हैं। इनवर्ड सप्लाई में क्या क्या है? पहला, इंटरनेट सर्विसेज रिसीव्ड 5,000 रुपए, तो लिखेंगे हम लोग यहां पे इनवर्ड में इंटरनेट सर्विसेज 5,000 का 9% ईच, 9 5 45, तो 450 लेस होगा तो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने इसे लेस करना है। उसके बाद इंटरनेट सर्विसेज के बाद सर्विसेज ऑफ एयर कंडीशन, ऑफिस में एयर कंडीशन लगा हुआ है और उसका इनवॉइस गुम गया। जरा सोचो, अगर इनवॉइस गुम गया तो आईटीसी मिलेगा? आंसर इज बिग नो। सर्विस ऑफ एयर कंडीशन बट इनवॉइस इज मिसिंग, इनवॉइस गुम गया, आप आईटीसी क्लेम करने का सोच भी नहीं सकते। कंडीशन यही थी कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। और फिर इंटरनेट विच इज यूज एट होम, घर पे जो इंटरनेट यूज हो रहा है वो पर्सनल हो गया, उसका भी आप आईटीसी नहीं ले पाएंगे। सो
इंटरनेट सर्विसेज एट होम, आप उसका भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो अब आप इसको सेटअप करेंगे तो आपके पास आएगा जीएसटी लायबिलिटी। कितना होगा जीएसटी लायबिलिटी? जीएसटी लायबिलिटी होगा 45,000 माइनस 450। कितना आता है भाई? 45,000 माइनस 450 आता है 44,550। यहां पे भी 44,550। तो ऐसा करके आप डेफिनेटली यहां पे अपना आईटीसी का बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं। मेरे बच्चे, सेक्शन नंबर 16 हम लोग कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 16 आज की क्लास में कंप्लीट करना है। सेक्शन नंबर 16 के अंदर मैंने आपको सारी की सारी बातें आपको करवाई हैं। बहुत बहुत ध्यान से आप लोगों ने यहाँ पे करना है। अच्छा, एक काम कीजिएगा, अभी ना हाल फिलहाल के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशन इसके अंदर एक और ऐड करी है। तो जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था ना 4 कंडीशंस, जो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में 4 कंडीशंस लिखा था ना, उसको 4 की जगह 5 कर दीजिए। ये देखिए, आपने यहां पे लिखा था ना आईटीसी देयर आर 4 कंडीशंस, तो आप प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि ये 4 को ना कट करके आप 5 कर दीजिए, क्योंकि 4 कंडीशन नहीं है हमारे पास, 5 कंडीशंस हैं। गवर्नमेंट ने 5वीं कंडीशन भी इसके अंदर ऐड कर दी है कुछ समय पहले, तो हमें वो 5वीं कंडीशन यहां पे लिखनी होगी। अब पहली कंडीशन हम लोग कर चुके हैं, दूसरी कंडीशन भी हम लोग कर चुके हैं, तीसरी कंडीशन भी हम लोग कर चुके हैं, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 5th कंडीशन। ये 5वीं कंडीशन को मार्क कर देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा, एंड दिस इज नाउ आर कंडीशन नंबर 5। कंडीशन नंबर 5, और अगर आप इसके लिए रूल लिखना चाहो तो रूल भी लिख देना, रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4। तो बहुत बहुत ध्यान से करना मेरे बच्चे, ये बहुत बहुत ध्यान से कीजिएगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। if the supplier has ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा, ITC is allowed when the supplier has filed his GSTR, supplier will have to upload details of, ऐसे लिख देना, have to upload invoice wise details of all supplies made. This will be done in GSTR1. Due to this receiver will get details of input tax credit in his GSTR 2A। तो यहां तक तो मैंने कुछ भी नई बात नहीं बताई, यहां तक तो जो भी मैंने बताया वो ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर भी हम लोग कर चुके थे। अब ध्यान से करना, if supplier has not uploaded his outward invoices, then receiver
can claim, then the receiver can claim input tax credit of, then receiver can claim the input tax credit of पॉइंट नंबर ए. या एक काम करें, इसको थोड़ा और इजी लैंग्वेज में कर दें. इफ सप्लायर हैज, ऐसे मैं दोबारा से करता हूं, मैं थोड़ा सा ना आसान कर देता हूं आपके लिए. आई विल जस्ट मेक द थिंग्स इवन इजी फॉर यू. इफ सप्लायर, और एस लगा देना, दैट मीन्स मैं एक सप्लायर या बहुत सारे सप्लायर्स की बात कर रहा हूं. इफ सप्लायर या सप्लायर्स हैव अपलोडेड some invoices and have not uploaded some other invoices. कुछ invoices अपलोड किए, कुछ और invoices अपलोड नहीं किए, then receiver will be allowed input tax credit, then the receiver will be allowed input tax credit of point number A, GST paid for invoices uploaded, जितना इन्वॉइसेस अपलोड हो गया उसका जो जीएसटी था वो तो आपको पूरे का पूरा मिल जाएगा, कोई इश्यूज नहीं है. पॉइंट बी, विद रेफरेंस टू इनवॉइसेस नॉट अपलोडेड, with reference to the invoices which are not uploaded, comma, input tax credit will be allowed to the maximum of 10%. अब 10% किसका? To the maximum of 10% of eligible ITC for which invoices have been uploaded. ओहो, ये तो बहुत बड़ी परेशानी आ गई. ये क्या लिख दिया? हाँ, जो भी लिखा वो 100% ठीक लिखा, बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं लिखा. लेकिन सरकार ने बड़ी अजीब सा कानून बनाया हुआ है. अब देखो कानून क्या है. मैं ये एग्जाम्पल ही अभी आपको करवाऊंगा. पहले समझो, एग्जाम्पल को समझो, फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर दोबारा से एग्जाम्पल लिखेंगे. मान लीजिए मैंने आपको गुड्स बेचे हैं, और जो गुड्स मैंने आपको बेचे हैं उनका आईटीसी का अमाउंट है 15,000 रुपए. गुड्स की कीमत नहीं है, गुड्स के ऊपर जो जीएसटी है वो 15,000 रुपए. दैट मीन्स आपने जीएसटी का पैसा 15,000 रुपए मेरे को दिया है, और आपके लिए 15,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट है. एज सिंपल एज दैट. अब वो 15,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको कब मिलेगा? आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तब मिलेगा जब मैंने अपनी जीएसटीआर 1 सबमिट करी होगी, और जिसकी वजह से आपको जीएसटीआर 2A ऑटोमेटिकली मिला होगा. अब मैंने अपनी जीएसटीआर 1 सबमिट करी, उसके अंदर मैंने अलग अलग इनवॉइसेस अपलोड करे, लेकिन जो मैंने इनवॉइसेस अपलोड करे हैं उसकी वजह से आपके 2A में सिर्फ 10,000 रुपीज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. होने कितने चाहिए थे? 15. तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने कुछ इनवॉइसेस अपलोड करे ही नहीं. कुछ अपलोड करे, 10,000 मैंने अपलोड कर दिए, और 5,000 ऐसे हैं जो मैंने अपने जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं करे, जिसकी वजह से आपके जीएसटीआर 2 में वो शो नहीं हो रहे हैं. तो आप अब आईटीसी कितना क्लेम कर सकते हो? तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप आईटीसी कितना क्लेम कर सकते हो. पॉइंट नंबर ए, ध्यान से पढ़िए. जीएसटी पेड फॉर द इनवॉइसेस अपलोडेड. मैंने अपलोड कितने के कर दिए इनवॉइसेस? फॉर द अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑफ 10,000. आप उतना आईटीसी ले लेना. दूसरा,
मैंने कितना अपलोड नहीं किया, मैंने अपलोड नहीं किया 5,000 रुपये से रिलेटेड इनवॉइसेस, लेकिन आप उसका भी आईटीसी ले सकते हैं। कितना? अब कॉमन सेंस ये कहती है कि 5,000 का 10% होना चाहिए। कॉमन सेंस तो यही कहती है भाई जितना अपलोड नहीं हुआ उसका 10%। गवर्नमेंट कहती है नहीं, हम ये देखेंगे कि जितना अपलोड हुआ उसका 10% हम आपको और लेने देंगे। जितना अपलोड हुआ उसका 10% और लेने देंगे। दैट मीन्स 5,000 रुपये वर्थ के जो इनवॉइसेस हैं वो अपलोड नहीं हुए थे, लेकिन आप चाहते हैं कि उसका भी आपको इनपुट मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? जितना अपलोड हो चुके हैं 10,000, उसका 10% 1,000 आप और क्लेम करेंगे। दैट मीन्स अब आप आईटीसी क्लेम करेंगे टोटल 11,000 रुपए का। हाँ, ये बहुत अजीब सी बात है और बिना एग्जाम्पल के बाद समझ भी नहीं आने वाली, तो ध्यान से एग्जाम्पल कीजिएगा, ध्यान से एग्जाम्पल कीजिएगा। एग्जाम्पल, मिस्टर जे सोल्ड goods to Mr. A in 5 various invoices, of which total GST charged by Mr. J is 15,000। टोटल जीएसटी कितना का चार्ज किया है? 15,000 का चार्ज किया है। मिस्टर जे अपलोडेड 4 इनवॉइसेस, अपलोडेड डिटेल्स ऑफ, ऐसे लिख रहा हूं ज्यादा चलेगा, अपलोडेड डिटेल्स ऑफ 4 इनवॉइसेस while filing his GSTR1, ठीक है, on which GST of 10,000 was charged। तो बेटा 4 इनवॉइसेस के ऊपर 10,000 रुपए का जीएसटी लिया था, वो 4 इनवॉइसेस अपलोड कर दिए। Details of one invoice on which GST was charged for 5,000 has not been uploaded in GSTR1। इन GSTR1। अब आपको बात समझ आ रही है? मैंने आपको 5 बिल रेज किए और 5 बिल का एग्रीगेट जीएसटी था 15,000 रुपए। मैंने अपने GSTR1 के ऊपर 4 बिल चढ़ा दिए, एक छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? बेईमानी करता और छोड़ दिया। तो अब आपने इनपुट लेना है, आपके पास तो 5 बिल है, आपके 5 बिल के अंदर 15,000 रुपए का अमाउंट है। आप कहोगे साहब मेरे को पूरा 15,000 का बेनिफिट दो। सरकार कहती नहीं देंगे, सरकार कहती है बी केयरफुल। नाउ मिस्टर ए will get details of ITC in his GSTR2A। मेरा 1 आपका 2A, ये बात मैं आपको पिछले चैप्टर से समझाता आ रहा हूं। मेरा 1 आपका 2A। So now Mr. A will get details of ITC in his GSTR2A for amount of, अब सोचो कितने अमाउंट का आपको मिलेगा? फॉर द अमाउंट ऑफ 10,000, क्योंकि मैंने 10,000 का ही इनवॉइस चढ़ाया, 5,000 का तो मैंने चढ़ा ही नहीं। अब क्या होगा? नाउ मिस्टर ए कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर, कितने का आरटीसी ले पाएगा? पॉइंट नंबर ए,
अब आप पहले ऊपर पढ़ो फिर यहां नीचे लिखेंगे। पॉइंट नंबर ए, ऊपर पढ़ो क्या लिखा था, जीएसटी पेड फॉर इनवॉइसेस अपलोडेड। तो इनवॉइसेस अपलोडेड कितने हैं, इनवॉइसेस अपलोडेड कितने हैं भाई, इनवॉइसेस अपलोडेड है 10,000 पे। तो जीएसटी पेड फॉर इनवॉइसेस अपलोडेड, तो इनवॉइसेस अपलोडेड जीएसटी पेड, तो आप इसका बेनिफिट ले लोगे 10,000 का। और दूसरा, अब पढ़ो बी पार्ट में, देखो क्या लिखा था, विद रेफरेंस टू द इनवॉइसेस नॉट अपलोडेड। हमारे एग्जाम्पल में एक इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ, उसके संदर्भ में, उसके रिलेशन में, उसके रेफरेंस में आईटीसी विल बी अलाउड, आईटीसी दे देंगे, गवर्नमेंट का आईटीसी दे देंगे, मना नहीं करेंगे आपको, विल बी अलाउड कितना, टू द मैक्सिमम ऑफ 10%। 10% किसका, ऑफ द एलिजिबल आईटीसी फॉर विच द इनवॉइसेस हैव बीन अपलोडेड। तो फिर 10% किसका होगा, 10% होगा 10% ऑफ जीएसटी for which invoices have been uploaded, तो that will be 10,000 का 10%, that is 1,000। तो टोटल आईटीसी कितने का मिलेगा भाई, टोटल आईटीसी अलाउड विल बी 11,000। अब आपकी बात आती है सर बाकी का 4,000 का क्या करूं, बाकी का 4,000 का आईटीसी लेना है, क्या करूं। तो बस आपने अब ये करना है कि आपने मेरी जान खा जानी है, बार बार फोन करो, बार बार मेल करो, बार बार तंग करो, बार बार उसके दुकान पे जाओ कि भाई इनवॉइस अपलोड कर, मेरे को आईटीसी नहीं मिल रहा, इनवॉइस अपलोड कर, आईटीसी नहीं मिल रहा। तो एज ए रिसीवर आप मेरी जान खा जाओगे, मेरे को मजबूरी में अपलोड करना पड़ेगा, जीएसटीआर 1 के अंदर शो करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके जीएसटीआर 2A के अंदर आ जाएगा। अब 5,000 आया, 1,000 तो आप ऑलरेडी ले चुके हो, बैलेंस 4,000 रुपए का आप आईटीसी और क्लेम कर लेना जब मैं 5वां इनवॉइस चढ़ा दूंगा। देखो सरकार की चालाकी, सरकार ने जो काम खुद करना चाहिए था, जो काम जो काम वो सप्लायर को बार बार फोर्स करे, बार बार तंग करे, बार बार तो फोन करे, ईमेल करे कि भाई तुमने अब तक इनवॉइस नहीं चढ़ाया, तुमने अपने तक इनवॉइस नहीं चढ़ाए, तो ऐसा कानून बना दिया कि जहां पे सरकार ने कहा भाई हम नहीं करेंगे, तुम दोनों आपस में लड़ो, आपस में तुम दोनों को लड़वा दिया। तुम दोनों का मतलब सप्लायर को मेरे को और रिसीवर को आपको, और सरकार चुपचाप मजे से बैठी हुई है क्योंकि सरकार को पता है अब रिसीवर अपने आप काम करवाएगा, रिसीवर को इनपुट लेना है, अपने आप काम करवाएगा सप्लायर से, अपने आप उसकी जान खाएगा, सप्लायर अपने आप उसकी वजह से इनवॉइस अपलोड करेगा, और सरकार ने अपनी सारी मेहनत ऐसा करके बचा लिया। अच्छा, एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको करवाया, मैं चाहता हूं आपको एक और एग्जाम्पल करवाना। तो किताब मैं निकाल रहा हूं, ये आईटीसी की किताब मैंने खोल ली है, ये पेज नंबर दिया हुआ है 228, 228 नंबर पेज दिया हुआ है। इस 228 नंबर पेज के ऊपर आपको एक एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है और उसके नीचे एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 में मेरे दोस्तों छोटा सा करेक्शन कर लेना, समहाउ मेरे से गलती हो गई। यहां पे आपने लिखा हुआ है 20% ऑफ 10,000। अब ये 20% ऑफ 10,000 नहीं आएगा, ये 10% आएगा। सो ये 10% होगा, तो 10% का मतलब यहां पे 11,000 होगा इंस्टेड ऑफ 12,000। तो एक छोटा सा करेक्शन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रही है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बी वेरी वेरी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है, अ टैक्स पेयर मिस्टर जे receives 100 invoices for the inward supply of goods and services involving ITC of 10 लाख रुपए। एक व्यक्ति है, उसको 100 इनवॉइसेस मिले हैं फॉर गुड्स परचेज सर्विसेज टेकन, उसको 100 इनवॉइसेस मिले हैं और जिसके ऊपर टोटल उसका इनपुट बनता है 10 लाख रुपए का, 100 इनवॉइसेस का 10 लाख फ्रॉम द वेरियस सप्लायर, पूरे अलग अलग सप्लायर से ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड ही हैज टू क्लेम ITC
अब उसने अपनी आईटीसी क्लेम करना है। जब वो अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करना चाहता है तब वो अपना आईटीसी लेना चाहता है। अब आगे केसेस दिए हुए हैं। पहला केस है, द सप्लायर हैव फर्निश्ड इन जीएसटीआर 1 80 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग आईटीसी ऑफ 6 लाख रुपए। तो जो सप्लायर हैं उन्होंने अलग अलग सप्लायर ने 100 में से 80 इनवॉइसेस अपलोड करे हैं। दैट मींस 20 सप्लाईज ऐसी हैं, 20 इनवॉइसेस ऐसे हैं जो आपके जीएसटीआर 1 में उन्होंने अपलोड नहीं करे, आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना तो लो। तो आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है 6 लाख, तो 6 लाख तो लो, 6 लाख तो लो, तो 6 लाख तो लिया। और उसके बाद जितना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा 4 लाख, उसके बदले में आपको कितना मिलेगा? 4 लाख के बदले में आपको कितना मिलेगा? गवर्नमेंट ने कहा कि 4 लाख के बदले में हम आपको आईटीसी अलाउ करेंगे 10%। किसका? जितना अपलोड हो चुका है उसका 10%। तो 6 लाख अपलोड हो चुका है, उसका 10% आ गया 60,000। तो टोटल हो जाएगा 6,60,000। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे केस पे देखिए, जो सप्लायर है उसने 80 इनवॉइसेस अपलोड करे हैं जिसका आईटीसी है 7 लाख। मिला था 10, 2A में दिखाई दे रहा है 7। गवर्नमेंट का कोई बात नहीं, 7 तो ले, तो 7 लिया। गवर्नमेंट का 7 का 10% और ले ले 70, तो 7,70,000 का आईटीसी मिल गया। ठीक है, केस नंबर 3 पे जाते हैं। द सप्लायर हैव फर्निश्ड जीएसटीआर 1 एंड 75 इनवॉइसेस उसने अपलोड कर दिए, जिसका टोटल है 9.5 लाख। तो 9.5 लाख है, 9.5 लाख है, वो तो ले लिया जी, 9.5 लाख रुपए ले लिया। अब 9.5 लाख का 10% बनता है 95,000। भाई अक्कल लगाओ अपनी, अगर 9.5 लाख का 10% 95,000 रुपीज ले लिया तो एक्चुअल आईटीसी 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा। भाई वो तो नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसी सिचुएशन में अब, क्योंकि 10% मैक्सिमम था, देखो मैंने आपको लिखवाया 10% मैक्सिमम है, देखो 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 यहां पे लिखवाया मैंने आपको मैक्सिमम 10%। तो 10 से ज्यादा नहीं हो सकता, कम तो हो सकता है। तो गवर्नमेंट का यहां पे अब ऐसे सिचुएशन में हम आपको कम अलाउ करेंगे। और कितना देंगे? अगर 9,50,000 का 10% 95,000 दे दिया तो आप 10 लाख की जो आपका आईटीसी था उससे ज्यादा क्रॉस कर जाओगे। वो नहीं करेंगे, तो हम आपको बैलेंस 50,000 रुपए का आईटीसी दे देंगे। So a wonderful example whereby you get to understand all the conditions, and now we have covered all 5 conditions given under section 16 subsection 2, because of which you can claim your ITC.